मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या पाकिस्तान के कहने पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कोई खेल कर रहा है? क्या चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है? और क्या चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देने से भारत में वैसी ही क्राइसिस पैदा हो जाएगी जैसा कि सिंधु का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में पैदा हो गई? आपको पता ही है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सजा देने के लिए सिंधु समझौता सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद आज पाकिस्तान पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। भारत के एक्शन के बाद बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान अपने आका चीन के पास पहुंचा था और जिनपिंग से फरियाद लगाई कि आप भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दीजिए। तो क्या चीन ने पाकिस्तान की बात मान ली है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के पास वो ताकत है भी क्या कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोककर या छोड़कर भारत को परेशान कर सके? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं बताऊंगा, इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में ब्रह्मपुत्र से चीनी साजिश का पूरा सच आपके सामने होगा। तो सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इन दिनों ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से असम में हाहाकार मचा हुआ है। डिब्रूगढ़ से लेकर गुवाहाटी तक पानी ही पानी। ब्रह्मपुत्र डेंजर लेवल के पार है और नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी घरों के अंदर घुस चुका है। कई लोगों की जान जा चुकी है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की तबाही की इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है और दावा यह है कि ब्रह्मपुत्र के साथ चीन में खेल हो रहा है। चीन ने अचानक से ज्यादा पानी छोड़ दिया है, जिससे इलाके बरसात के मौसम की शुरुआत में ही बाढ़ में ऊब डूब रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि सोशल मीडिया के सारे दावे मनगढ़ंत हैं, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ने की वजह चीन की तरफ से ज्यादा पानी छोड़ा जाना नहीं, बल्कि ज्यादा बारिश। असम और अरुणाचल समेत इन नदियों का जो कैचमेंट एरिया है उसमें ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि बाकी जो उसकी सहयोगी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां भी पानी जो है वो डेंजर लेवल से ऊपर आ चुका है। और तस्वीरें देखिए जरा, असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी बारिश की पानी से एक तरीके से परेशान हैं और वहां नदियों ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। सिक्किम से लेकर त्रिपुरा तक और अरुणाचल से लेकर मेघालय तक सबका बुरा हाल, और सब जगह बारिश के पानी से ही मुसीबत खड़ी हुई। ब्रह्मपुत्र ही नहीं, बराक और सुबनसिरी का पानी भी डेंजर लेवल के ऊपर है। इसीलिए इसमें चीनी साजिश होने की बात जो है वो एकदम पूरी तरीके से बेमानी है और इसका कोई आधार नहीं। लेकिन चलिए ये साबित हो गया कि इस प्रॉब्लम से चीन का कोई रिश्ता नहीं है और ये चीनी साजिश का हिस्सा नहीं है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या चीन चाहे तो ब्रह्मपुत्र के जरिए भारत को परेशान कर सकता है या नहीं? वो चाहे तो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है या नहीं? वो चाहे तो ब्रह्मपुत्र से अचानक पानी छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है या नहीं? और ये सारे सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि हम चीन की नीयत और नीति दोनों से वाकिफ हैं और उस पर भरोसा कतई नहीं कर सकते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की तरफ से ऐसी बयानबाजी भी शुरू हो गई है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक तरीके से वो आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है। बीजिंग की सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष हैं विक्टर गाओ, और उनका एक बयान सामने आया है। विक्टर गाओ ने सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो आप खुद के साथ पसंद नहीं करते। और उन्होंने इसी लाइन को 3 बार लिखा है, यानी कि वो एक तरीके से विक्टर गाओ इस तरफ इशारा कर रहे हैं और भारत को एक तरीके से इशारों में मैसेज दे रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना बंद करेगा तो चीन भी ब्रह्मपुत्र को हथियार बनाकर भारत को परेशान कर सकता है और उसी तरह की स्थिति भारत में पैदा हो सकती है जैसी स्थिति पाकिस्तान में। तो चीन की इस धमकी में कितना दम है, यह जानने के लिए चीन की जो शांगपो शक्ति है वो समझनी होगी। शांगपो जो है वो उसको जरा मैं आपको बताता हूं कि मैं शांगपो शक्ति क्यों कह रहा हूं। तो इसको असल में ब्रह्मपुत्र को चीन में और तिब्बत में यारलंग सांगपो कहते हैं। तो उस नदी, इसकी ताकत वहां कितनी है इसको आपको समझना होगा और इसके लिए जानना जरूरी होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा रूट है वो क्या है, ये कहां से इस विशाल नदी को कितनी ताकत मिलती है,
और कौन इसे कितना नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, ये सारी बातें अगर आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो चीन को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जो पाकिस्तान कह रहा है उसका मतलब क्या है और उस बात में कितना दम है। तो जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। ये जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य और एक तिब्बत का इलाका है, और यहां पे जो ये नीली लकीर आपको दिख रही है यही वो नदी है जिसको कि हम हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसको तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है और चीन इसको सियांग कहता है। और इसी नदी को ये जो बांग्लादेश का इलाका है, ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, यहां पे इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं, जमुना। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो मानसरोवर झील का इलाका है जिसको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहा जाता है, वो यही उद्गम स्थल माना जाता है। मानसरोवर झील के आसपास का इलाका है जो ग्लेशियर वाला इलाका है, इसको तिब्बत में जो ये स्थित है, ये एक तरीके से इसका उद्गम स्थल है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। मैं निकलता है बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मपुत्र एकमात्र नद है, बाकी सारी नदियां हैं। और भारत में मान्यता है कि ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जिसको कि नद कहते हैं। नद क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाकी नदियां हैं उनके नाम स्त्रीलिंग से होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती या जो भी नाम लीजिए, यमुना, गोदावरी, वो सारी नदियां आपको उसकी स्त्रीलिंग रूप में आपको उसके नाम मिलेंगे, जबकि ब्रह्मपुत्र इकलौती ऐसी या इकलौता ऐसा नद है जो कि पुल्लिंग है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये नद है। तो ये 2900 किलोमीटर, करीब 3000 किलोमीटर का ये सफर तय करती है मानसरोवर झील से निकलकर और तिब्बत से होते हुए। ये जो आप नामचा बरवा जगह देख रहे हैं, ये नामचा बरवा जगह है, ये वो जगह है तिब्बत में जहां पर कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती है और यहां से ये भारत के अरुणाचल की तरफ मुड़ जाती है। इसको द ग्रेट बेंड भी कहते हैं। यहां पे ये नामचा बरवा के पास यू टर्न लेकर ये भारत में आती है और ये भारत में जहां पर ये जिस जगह पे ये भारत और चीन का जो बॉर्डर है, इसको गेलिंग या एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ये जगह है जहां पर कि अरुणाचल का सियांग डिस्ट्रिक्ट, उत्तरी सियांग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर से भारत में आती है। अब भारत में आने के बाद इसको यहां पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब जरा इस रूट पे गौर करिए। ये एक लंबा सफर, करीब 1000 किलोमीटर का सफर जो है वो भारत के अरुणाचल और असम में ये तय करती है। और इस दौरान आप देखिए कि कितनी सारी नदियां इससे आकर मिलती है। इसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो इसको कितनी ताकत देती है। इसका जरा अंदाजा आपको उसी से हो जाएगा। इसमें आप देखिए ऊपर की तरफ से सुबुनसिरी भी असल में तिब्बत से ही निकलती है और अरुणाचल से होते हुए सुबुनसिरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि सबसे ज्यादा पानी इसमें लेकर आती है। इसके अलावा भी कामेंग है, मानस है, संकोश है और उधर से जो सिक्किम की तरफ से तीस्ता आ रही है वो भी ऊपर की तरफ से जो है उत्तर की तरफ से इसमें आकर मिलती है। और इधर जो बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं भारत के जो राज्य हैं उसमें मेघालय और मणिपुर वगैरह, यहाँ से भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जिसमें कि कोलांग है और धनसिरी है, कोपली है। और ये जो इधर से आप देख रहे हैं मणिपुर से निकलकर जो बराक है, ये भी एक दूसरी बड़ी नदी है जो कि यहाँ आकर मिलती है। तो ये सारी नदियाँ ये भारत में ही इसमें से ज्यादातर का उद्गम स्थल है और ये सारी नदियां आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है जिससे ब्रह्मपुत्र की ताकत बढ़ जाती है। और मैंने जब ये कहा कि भारत इकलौता नद है, तो नद होना क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्यों अपने नाम को चरितार्थ करता है, ये भी आपको जानना चाहिए। ब्रह्मपुत्र, अगर आपने कभी बरसात के महीने में अगर कभी ब्रह्मपुत्र को देखने का मौका मिले आपको, तब आपको पता लगेगा कि कितनी माइटी, कितना विशाल नद है। कई जगहों पे तो इसका जो पार्ट है, इसका विस्तार है, वो 20-20 किलोमीटर चौड़ा है और 7-8 किलोमीटर चौड़ा पार्ट तो आपको कई जगहों पे मिल जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कोई नदी जो कि 20-20 किलोमीटर जिसका विस्तार हो, उसको आप नद नहीं तो और क्या कहें। खैर, तो ये तो इसका रास्ता है। अब आपको मैं बताता हूं कि जो भारत और चीन में जो नदी बहती है या जब ये जो बहता है, तो क्यों ये कहा जा रहा है कि चीन के पास वो ताकत नहीं है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सके, और भारत के पास असल में इस मामले में वो आत्मनिर्भर है एक तरीके से कि इस नदी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और जरूरत पड़ने पे वो
चीन की तरफ से होने वाली हर साजिश को भी नाकाम कर सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है इसलिए पाकिस्तान अगर इस मुगालते में है कि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है, तो वैसे ही जैसे भारत में ने पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी का पानी रोका हुआ है, अगर उसी तरीके से चीन भी रोक सकता है। अगर यह मुगालता पाकिस्तान ने पाला हुआ है तो शायद उस बड़ी गलतफहमी कर रहा है। पाकिस्तान शायद सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी में फर्क जो मौलिक अंतर है वो नहीं समझ रहा। दोनों नदियों का तंत्र भी शायद उसे नहीं मालूम। पहली बात तो यह है कि जिस ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और चीन के भीतर यारलुंग जांगवो के नाम से जाना जाता है, उस नदी में चीन का जो हिस्सा है, चीन का पानी का हिस्सा है, वो सिर्फ 30% है। यानी ब्रह्मपुत्र को बाकी का जो 70% पानी है वो भारत और भूटान से मिलता है, उसमें भी भूटान से कम और भारत से ज्यादा। और जैसे पाकिस्तान में एंट्री के बाद सिंधु लंबा सफर तय करती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र भारत में लंबी दूरी तय करता है और करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करता है। और इस दौरान भारत के भीतर ब्रह्मपुत्र की इस लंबी यात्रा में कई दूसरी नदियां उससे आकर मिलती है। जैसे असम में दिबांग और लोहित नदी उससे ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। सुबनसिरी नदी असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। मानस नदी असम के जोगी घोपा के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में भारत का कितना पानी है, इसे एक आंकड़े के जरिए जरा समझिए। तो तिब्बत में चीन ने एक मॉनिटरिंग पॉइंट बनाया हुआ है जिसका नाम है नुक्सिया। नुक्सिया के पास ये मॉनिटरिंग पॉइंट है जहां की ब्रह्मपुत्र नदी का जो सालाना डिस्चार्ज है उसके बारे में बताया जाता है कि वो करीब 31 बिलियन क्यूबिक मीटर है। 31 बिलियन क्यूबिक मीटर, आंकड़े को याद रखिएगा। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत से बांग्लादेश में एंट्री लेता है, यानी कि जब जमुना बनता है, तो बांग्लादेश में बहादुराबाद के पास इसका कितना डिस्चार्ज है, सालाना डिस्चार्ज आपको पता है? ये 606 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाता है। कहां 31 बिलियन क्यूबिक मीटर और कहां 606 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि 20 गुना ज्यादा, 20 गुना से भी ज्यादा। यह इस बात का प्रमाण है कि नदी के चीन वाले हिस्से का योगदान भारत के मुकाबले बहुत कम है। यानी ब्रह्मपुत्र में हिंदुस्तान का दम है, चीन का नहीं। और पाकिस्तान को यह पता हो ना हो, चीन को पता है कि तिब्बत के जिस इलाके से ब्रह्मपुत्र निकलती है या निकलता है वहां बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश का एवरेज क्या है? 300 से 400 मिलीमीटर सालाना एवरेज है। यानी कि इतने पानी से आप ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी को फेड नहीं कर सकते। तो चीन में ब्रह्मपुत्र में जो भी पानी आता है वो ग्लेशियर के गलने से आता है, बारिश से नहीं। इसीलिए पाकिस्तान लाख शिकायत कर ले, चीन चाहे भी तो ब्रह्मपुत्र के पानी के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकता। और आपको जो मैंने तस्वीरें दिखाई पूर्वोत्तर के बाढ़ की, वो सारा बारिश का पानी ब्रह्मपुत्र में ही तो आता है और ब्रह्मपुत्र की ताकत को बढ़ाता है। इसी बात को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हिमंता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मपुत्र को लेकर जो एक और रोचक आंकड़ा मैं दे रहा हूं, और उन्होंने बताया कि भारत और चीन सीमा पर तूतिंग एक जगह है, यहां पर ब्रह्मपुत्र का प्रवाह जो है वो 2000 से 3000 घन मीटर प्रति सेकंड है। और गुवाहाटी में मानसून के महीने में इसी ब्रह्मपुत्र का प्रवाह हो जाता है 15,000 से 20,000 घन मीटर, यानी कि 5 से 10 गुना ज्यादा। अगर आसान भाषा में समझिए तो ब्रह्मपुत्र का जन्म भले ही चीन में होता है, लेकिन लालन पालन भारत में होता है। खा पीकर ब्रह्मपुत्र हमारे यहां जवान होता है। तो एक बात तो तय हो गई कि चीन चाह भी ले तो ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर वो भारत को उस तरीके से सुखाड़ की हालत भारत में पैदा नहीं कर सकता जिस तरीके से सिंधु का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में तो 80% खेती सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर निर्भर है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि सिंधु के पानी पर पाकिस्तान की निर्भरता कितनी है और ब्रह्मपुत्र के पानी पर भारत की कितनी कम। अब एक दूसरा सवाल है कि ठीक है, भारत में वो सुखाड़ नहीं ला सकता, उसकी वजह से असम में सूखा नहीं हो सकता, लेकिन क्या बाढ़ के हालात भी पैदा नहीं कर सकता चीन? जैसे कि अपने इलाके में चीन एक बड़ा बांध बना ले और पानी रोके और फिर अचानक उसे छोड़ दे, तब क्या होगा? तो हाल ही में यह भी खुलासा हुआ कि चीन ने साल 2022 से नदियों का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है, उससे जुड़ा हुआ जो आंकड़ा होता है, उसने शेयर करना बंद कर दिया है।
जबकि भारत और चीन के बीच एक करार है कि वो भारत के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करेगा, क्योंकि इसके जरिए बाढ़ का पूर्वानुमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बांधों और पुलों के बुनियादी ढांचों की प्लानिंग और मैनेजमेंट वगैरह ये सब करना आसान हो जाता है। आपके पास पहले से पता होता है कि उधर से कितना पानी आ रहा है। लेकिन चीन ने ये डेटा देना बंद कर दिया है। फिर हमें यह भी मालूम है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, जिसको सुपर डैम कहा जा रहा है। अगर मानसून के दौरान चीन अपने बांध से अचानक ढेर सारा पानी छोड़ दे तो पूर्वोत्तर भारत में तबाही मच सकती है, क्योंकि मानसून के दिनों में वैसे ही ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पानी होता है और ऊपर से बांध से अचानक से पानी और आ गया तो समझिए कि प्रलय आ जाएगा। और फिलहाल तो चीन ये जरूर दलील दे रहा है कि वो पनबिजली के लिए डैम बना रहा है और इससे निचले इलाकों में पानी के प्रवाह पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत को चीन की हर चाल से सतर्क रहना होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाने जा रहा है और जिसकी लागत 137 अरब डॉलर होगी। और चीन ये बांध ठीक उसी जगह पर बना रहा है जहां से ब्रह्मपुत्र, जिसे कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, एक शार्प यू टर्न लेकर अरुणाचल में एंटर करता है। और इस बांध की वाटर स्टोरेज क्षमता, पानी को रोकने की क्षमता 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जो कि बहुत बड़ी है। चीन के इस बांध के जवाब में भारत के एक्सपर्ट अब यह कह रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मपुत्र की सभी प्रमुख सहायक नदियों में कई छोटे बड़े बांध बनाने होंगे, ताकि हमारा भी जो वाटर स्टोरेज और उसके फ्लो सिस्टम को कंट्रोल करने का अपने पास एक मैकेनिज्म हो, एक सिस्टम। और ऐसा नहीं है कि हमें चीन की तरह बहुत विशाल डैम बनाने होंगे, बड़े बड़े डैम बनाने होंगे, बल्कि अगर ब्रह्मपुत्र की 100 से ज्यादा जो सहायक छोटी बड़ी नदियां हैं, अगर उस पर हम एक भंडारण बांध भी बना लें तो हमारा काम जो है कमोबेश हो सकता है। लेकिन चूंकि चीन एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है और इस बात का खतरा बना हुआ है कि चीन इसे वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है और अचानक से अगर पानी छोड़ दे तो पूर्वोत्तर के एक बड़े इलाके में तबाही मच सकती है, इसलिए भारत ने इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी। अरुणाचल के सियांग जिले में पारोंग नाम की जगह है, पारोंग, उस पारोंग जगह को चिन्हित किया गया है जहां भारत 465 मीटर ऊंचा एक बांध बनाने की तैयारी कर रहा है और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम जो है वो भी शुरू हो गया है। और इस बांध की क्षमता कितनी होगी जरा ये भी जानिए। इस बांध की क्षमता होगी 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि चीन, जिसका कि हमने आपको बताया कि उसकी जो वाटर स्टोरेज क्षमता होगी वो 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, तो उसके मुकाबले 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर अगर भारत के बांध की क्षमता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि चीन अगर अपने बांध से सारा पानी एक साथ भी छोड़ दे तो भी भारत के इस बांध से वो पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस बांध की क्षमता चीन के बांध के 2 गुनी के आसपास है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चीन का जो वाटर बम वाला जो शिगुफा, जो पाकिस्तान जिसको छोड़ रहा है, वो जितना चाहे छोड़ ले, लेकिन हकीकत यह है कि चीन के पास वो ताकत नहीं है कि ब्रह्मपुत्र को भारत के खिलाफ वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर सके।